Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back with the chapter on properties of matter. तो पूरा चैप्टर हम करने वाले हैं start to end, full theory in detail, all concepts, lots of questions and lots of PYQs as always. So by the end of this chapter, you will be a master of this chapter at the JEE Mains level. I hope you are as excited as I am to start this chapter. Let's go. I'm going to start this chapter by considering a rod. So suppose मेरे पास ऐसे एक rod है. And इस रॉड को मैं पुल करता हूं बाय सम फोर्स एट बोथ इट्स एंड्स, दोनों. तो मतलब रॉड इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, राइट. बट इफ आई पुल इट विल स्ट्रेच. अब वो ऑर्डिनरी फोर्सेस, जैसे तुमने अगर कोई स्टील रॉड ले लिया या कोई मेटल रॉड ले लिया और तुमने तुम्हारे हाथ से उसको पुल करने की कोशिश करी, यू वोंट सी दैट विजिबल इलोंगेशन, बट इट इज स्टिल हैपनिंग. ठीक है. सो दैट elongation will be very small, but it's still non-zero. In fact, these rods behave like springs. मतलब क्या? Remember spring को, suppose कोई spring है, let's say it is attached here, and तुमने F force से pull किया. ठीक है. तो इसका मतलब तुमने जो force लगाया वही spring भी तुम्हारे पर लगाएगा, मतलब that will become the spring का tension या spring force. So here spring force becomes F. And extension कितना होता है? The extension is given by Hooke's law. You should know this from Newton's laws of motion chapter. So the extension is given by Hooke's law. ठीक है. So यहाँ पर this equation कि where the extension x is proportional to the restoring force. This ये मेरा जो है this the restoring spring force. ये स्प्रिंग फोर्स जो है उसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स बोलूंगा, बिकॉज तुमने जितने फोर्स से पुल किया इस स्प्रिंग को उतना ही फोर्स स्प्रिंग तुम्हारे पे लगाएगा एंड इट्स ट्राइंग टू रिस्टोर इट्स लेंथ बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ, राइट. तो ये जो F है एंड ये जो एक्सटेंशन है, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है. तो जितना तुमने एक्सटेंड किया उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा. एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स व्हाट हैपेंस इन अ रॉड एज वेल. तो कोई मेटल रॉड ले लिया, कोई सॉलिड रॉड ले लिया, तो उसको भी तुमने अगर फोर्स F से पुल किया तो उसमें भी द रॉड विल आल्सो पुल यू बैक विद फोर्स F. सो वी विल से दैट द टेंशन इन द रॉड विल बी F. वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया. यहां पे एरिया कौन सा? ये इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स. सो ये A कौन सा है? इट इज द A दैट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स. सो ये जो फोर्स F लग रहा है, इट्स एक्टिंग ऑन दिस फेस व्हिच आई हैव शेडेड, सो उस फेस का एरिया. ठीक है. सो दैट इज डिफाइंड एज F by A. दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब है कि द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिस पे वो लग रहा है. द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस सरफेस एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. ठीक है. सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. We define something called strain, which is the fractional change in length. तो ये मेरा नेचुरल लेंथ है L. और जब कोई फोर्स नहीं है तब ये मेरा नेचुरल लेंथ है. ठीक है. L and delta L is the change in that length. So it turns out that the force per unit area is proportional to the strain, and that proportionality constant is called Young's modulus. So it is exactly like Hooke's law in springs, where जितना extension ज्यादा था, exactly उसके proportion मेरा वो force था, tension force. Same thing here. This force is proportional to delta L. Here x मतलब delta L, the change in length. F is the tension, जैसे यहाँ पर था. Okay. So we can even do a comparison. I can write y is equal to ya by L times delta L. Ya by L into delta L. So delta L is like x. F तो F है मेरा यहाँ पे जो Hooke's law में था, and therefore this Ya by L plays the role of the spring constant. So basically a rod behaves like a spring, और spring constant कितना होता है? Ya by L, where Y is called the Young's modulus. Now this is a property of the material. अलग मटेरियल्स के लिए अलग यंग्स मॉडुलस होगा. ठीक है.
सो कॉपर का अलग यंग्स मॉडुलस होगा, स्टील का अलग यंग्स मॉडुलस होगा एंड सो ऑन। ए क्या है? द एरिया। एंड लेंथ क्या है? एल क्या है? ये लेंथ। सो दिस एल इज दिस लेंथ। इसमें जो चेंज आया लेंथ में, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल। ठीक है। सो द अल्टीमेटली इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट अ रॉड बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। जस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ रॉड इज गिवन बाय व्हाट? इट इज गिवन बाय YA by L. Y is the Young's modulus of the rod, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, A is the cross sectional area, L is the natural length. ठीक है, तो वेरी सिंपल। ऑलराइट, सो ये चीज को भी हम हुक्स लॉ ही बोलते हैं। ओके, तो ये मतलब ऑब्जर्वेशन है, दिस ऑब्जर्वेशन कि द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ओके, देखिए, let's look at a simple question that came in JEE 2025. Two wires A and B made of the same material are stretched with the same force. Length का रेशियो दिया हुआ 1:3 एंड ये डायमीटर्स दिया था, DA and DB are the diameters of the wires A and B. उनका रेशियो 2 दिया था। रेशियो ऑफ द इलोंगेशंस कितना था, कितना होगा पूछा गया था। सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ द हुक्स लॉ दैट वी नो कि फोर्स इज इक्वल टू kx होता है। x मतलब डेल्टा एल बोल रहा हूँ, k मतलब कितना होता है? YA by L, राइट। सो यहां पर सेम फोर्स है दोनों का। ठीक है, सो मटेरियल भी सेम है, मतलब यंग्स मॉडुलस भी सेम है, करेक्ट। सो डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूं F by Y टाइम्स L by एरिया। डेल्टा एल को ये लिख सकता हूं मैं इस इक्वेशन F इक्वल टू kx से ये इक्वेशन लिख सकता हूं, राइट। सो यहां पर F by Y तो कांस्टेंट है, सो इफ आई राइट डेल्टा एल ऑफ A डिवाइड बाय डेल्टा एल ऑफ B व्हिच इज व्हाट आई वांट, तो ये तो कट गया, तो लेंथ ऑफ A डिवाइड बाय एरिया ऑफ A इनटू, करेक्ट, ये बन जाएगा रेशियो। सो लेंथ ऑफ A डिवाइड बाय लेंथ ऑफ B कितना है? 1/3 इनटू एरिया ऑफ B डिवाइड बाय एरिया ऑफ A। नाउ एरिया इज पाई r स्क्वायर होता है ना, वो अभी जो वायर्स बोला हुआ है D डायमीटर्स है ऑफ द वायर्स। मतलब क्या, ये जो वायर दिया हुआ है, कुछ बोला नहीं गया, मतलब वायर को अपन सिलिंड्रिकल मानते हैं, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका डायमीटर है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है, तो पाई r स्क्वायर होता है, r को d/2 लिख रहा हूं, d इज डायमीटर, तो d²/4 हो जाएगा एरिया में। सो बेसिकली ऑल वी नीड टू नो इज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर्ड। सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर्ड, सो एरिया ऑफ B डिवाइड बाय एरिया ऑफ A विल बी प्रोपोर्शनल टू dB/dA का स्क्वायर्ड, करेक्ट। सो dB/dA 2 दिया हुआ है, तो सॉरी 1/2 हो जाएगा, बिकॉज dA/dB 2 दिया हुआ है, सो ये 1/4, तो माय आंसर वुड बी 1/12। ओके, सो क्वेश्चन में अगर वायर दिया गया, मतलब यू हैव टू अज्यूम इट्स अ सिलिंड्रिकल वायर, तो उसका डायमीटर का मतलब है क्रॉस सेक्शन के डायमीटर की बात कर रहे हैं। ओके, देख लो। Now generally the type of questions that come on the concept of Young's modulus is basically related to tension. तो जनरली क्वेश्चंस में अल्टीमेटली तुम्हारा जो मेन चीज होता है, जो सॉल्व करना होता है, वो टेंशन के लिए सॉल्व करना होता है, एंड दैट बेसिकली मींस कि इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, एकदम ही सिंपल एग्जांपल दूं मैं कि मेरे पास सपोज एक वायर है एंड उससे ब्लॉक is hanging. ठीक है, so we are going to assume that the wire is light in the sense कि its mass is negligible compared to the block. Okay, so दिया जाएगा यंग्स मॉडुलस, दिया जाएगा इस वायर के मटेरियल का, ये लेंथ दिया जाएगा, इसका रेडियस दिया जाएगा क्रॉस सेक्शन का, तो इट्स लाइक अ सिलिंड्रिकल वायर, इसका रेडियस इज r। पूछा जाएगा एक्सटेंशन ऑफ द वायर कितना है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन में वी कैन अज्यूम कि इक्विलिब्रियम है, एंड इक्विलिब्रियम मतलब टेंशन कितना बन जाएगा इस वायर में, ये जो वायर है इसमें टेंशन कितना बन जाएगा, mg के बराबर, राइट। सो टेंशन mg के बराबर हो गया, सो आई नो आई कैन राइट माय टेंशन इज इक्वल टू kx होता है। हुक्स लॉ ही लगा रहे, मन में ट्रीटेड एज अ स्प्रिंग। k का मतलब कितना, YA by L, जो आपने को याद रखना है। x मतलब डेल्टा L एक्सटेंशन जो मुझे चाहिए, सो डेल्टा L का वैल्यू कितना बन जाएगा, TL डिवाइडेड बाय YA। A मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इट विल बी पाई r स्क्वायर्ड। T मतलब mg। तो ये मेरा एक्सटेंशन बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें दे विल गिव यू सम वैल्यू, आस्क द अदर।
ऑलराइट, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस हमको इतना रियलाइज करना है कि टेंशन का वैल्यू कैसे निकाला जाए. इट्स बेसिकली जस्ट इक्विलिब्रियम, T इक्वल टू mg, एंड देन ऑफ कोर्स एरिया को पाई r स्क्वायर्ड रखना है. ओके, देख लो. Let's look at a question that came in J 2025. A 3 meter long wire of radius 3 millimeters extends by 0.1 millimeter when loaded vertically by a mass of 50 kg. तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, इसका मतलब मेरे पास एक वायर है and it is loaded by 50 kg. तो ये मास m का वैल्यू है 50 kg. ठीक है. इसका लेंथ, जो लेंथ है वायर का, वो कितना दिया गया है? 3 मीटर्स. और रेडियस कितना दिया गया है? इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस कितना दिया गया है? 3 मिलीमीटर्स, मतलब 3 × 10⁻³ लेट्स कीप एवरीथिंग इन SI यूनिट्स. ओके, एक्सटेंशन दिया गया है 0.1 मिलीमीटर, सो दैट विल बी 10⁻⁴ मीटर्स. करेक्ट. यंग्स मॉडुलस पूछा गया था, इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट p, सम अननोन p * 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो p का वैल्यू पूछा गया था. ओके, सो लेट्स टेक अ लुक कैसे करेंगे. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. Thing is that you can just quickly figure out tension का value is how much? mg. Once again tension is equal to kx, k मतलब ya by l, x मतलब वही delta l. So Young's modulus चाहिए, so Young's modulus t को mg रखता हूँ, so mg into l divided by area which is pi r square delta l. That's it. अभी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सब कुछ है अपने पास. So m का वैल्यू कितना? 50. g का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा गया था 3 पाई लेने के लिए. L 3 मीटर्स, पाई r स्क्वायर्ड, r मतलब 3 × 10⁻³ मतलब 9 × 10⁻⁶. डेल्टा L मतलब 10⁻⁴. ठीक है, तो सबसे पहले पाई पाई कट गया, 3 × 3 9 कट गया, तो 10⁻⁶ 10⁻⁴ ऊपर रखे 10⁻10 बन जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा 5 × 10⁻11. एंड यूनिट्स क्या होता है? यूनिट इज, सी यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या बन जाएगा? यंग्स मॉडुलस वाज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बिकॉज मैंने लिखा था ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड प्रोपोर्शनलिटी यंग्स मॉडुलस था. स्ट्रेन इटसेल्फ हैज नो यूनिट्स बिकॉज स्ट्रेन इज डेल्टा L by L, तो लेंथ कट गया. स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स. तो स्ट्रेस का जो यूनिट है वही यंग्स मॉडुलस का यूनिट हो जाएगा. एनीवे, सो माय आंसर p का वैल्यू वुड बी 5. ओके, देख लो. लेट्स लुक एट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2024, बट जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉमन मिस्टेक किया. 2 persons पुल अ वायर एट ईच एंड विद 200 न्यूटन्स. यंग्स मॉडुलस दिया गया था वायर का, लेंथ दिया गया था वायर का, एरिया दिया गया था वायर का, एंड एक्सटेंशन पूछा गया था. सो इट्स अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द हुक्स लॉ. हाउएवर स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज और हैड दिस मिसकंसेप्शन कि यहाँ पे पर्सन ने 200 न्यूटन से पुल किया, दूसरे एंड पर भी 200 न्यूटन से पुल किया. ठीक है, तो इसमें लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेटेड कि ये जो 200 न्यूटन है उसके कारण कितना एक्सटेंशन आएगा. आई कैन राइट टेंशन इज इक्वल टू ya by l इंटू डेल्टा l. करेक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला. टेंशन को 200 न्यूटन लिख दिया, यंग्स मॉडुलस लिखा, एरिया लिखा, लेंथ लिखा, जो भी दिया गया था क्वेश्चन में, डेल्टा L कैलकुलेट किया, एंड देन दे मल्टीप्लाइड बाय 2. ये 200 न्यूटन, ये 200 न्यूटन, बोथ विल प्रोड्यूस दिस डेल्टा L. दैट इज रॉन्ग. द होल पॉइंट इज दैट यहां पर जो ये T है वो दैट इज नॉट द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज द टेंशन व्हिच इज इक्वल इन दिस केस बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम. रॉड इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इनसाइड जो टेंशन है वही जो एक्सटर्नल फोर्स है वही इनसाइड टेंशन बन रहा है. सो पूरे रॉड में टेंशन इज यूनिफॉर्म. टेंशन इज 200 न्यूटन थ्रू आउट द रॉड. सो बस this 200 Newton and this 200 Newton individually don't produce individual extensions. नहीं, एक ही टेंशन है पूरे रॉड में, कितना है? 200 न्यूटन. बस टेंशन 400 न्यूटन नहीं है इनसाइड. ये 200 न्यूटन, ये 200 न्यूटन, बोथ विल प्रोड्यूस सेम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन इनसाइड द रॉड. ठीक है, इवन व्हेन यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन कि मेरे पास एक रॉड है, यू आर पुलिंग बाय 200 न्यूटन, यू माइट थिंक, और मेनी स्टूडेंट्स माइट थिंक कि इसमें सिर्फ एक ही 200 न्यूटन लग रहा है, इसमें तो 2 लग रहा है. नहीं, इसमें भी 2 ही लग रहा है बिकॉज ये फिक्स्ड है, इक्विलिब्रियम में है रॉड. तो यहाँ पे भी ये जो वॉल है वो लगा रहा है 200 न्यूटन.
ठीक है, इवन दो डायग्राम में नहीं लिखा है 200 न्यूटन, बट यू शुड नो फ्रॉम न्यूटन लॉज कि ये जो वॉल है उस पे जो फिक्स्ड है, वो जो भी फोर्स है वॉल का, हिंज फोर्स है, क्लैम्प फोर्स है, जो भी है बिटवीन द वॉल एंड द रॉड, दैट इज अप्लाइंग 200 न्यूटन फोर्स, नहीं तो रॉड इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, राइट? सो देयरफॉर इट्स नॉट एज इफ ये दो अलग अलग फोर्सेस, दो अलग अलग एक्सटेंशंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं है। 200 न्यूटन external force produces 200 Newton tension inside throughout the rod, and therefore this will give you the total extension. So I'll write 200 Newton should be Young's modulus 10 raised to 11 into area, which is 2 centimeter square. मतलब वो बन जाएगा 2 into 10 raised to minus 4 meter squared, correct? क्योंकि 1 meter is 100 centimeter, 1 centimeter is 10 raised to minus 2 meters. 1 centimeter squared would be 10 raised to minus 4 meter squared. Divided by L, कितना दिया गया, L 2 मीटर इंटू डेल्टा L, ठीक है? तो ये 2 कट गया, सो डेल्टा L का वैल्यू देखो क्या बन जाएगा, ये 200 है, दिस इज 10 रेज टू 7, तो यहाँ पे जाएगा तो 200 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, तो इसको मैं एक 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 लिख सकता हूँ मीटर्स, मतलब दिस विल बिकम 20 माइक्रोमीटर्स। बस यही एक्सटेंशन है, इसको डबल नहीं करना है, ठीक है? So my answer is 20 micrometers. Micro मतलब 10 raised to minus 6 जो पूछा गया था क्वेश्चन में। All right, so it's a very simple question, but very common mistake made by many students back in JEE 2024. देख लो। Let's look at a question from JEE 2023. तो मेरे पास ऐसे एक स्टील रॉड है, ब्रास रॉड है, 2 ब्लॉक्स हैं जिनका मासेस दिया हुआ है, 2 वायर्स ईच ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, दोनों वायर्स का रेडियस 0.2 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस, हम नेग्लिजिबल मास। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया गया था, जी का वैल्यू, फाइंड द इलॉन्गेशन इन द स्टील वायर। सो इलॉन्गेशन इन स्टील वायर मुझे चाहिए, तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, टेंशन निकालना है। हर क्वेश्चन में इस तरीके से जो आता है उसमें फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कैलकुलेट टेंशन। सो टेंशन का वैल्यू कितना बन जाएगा यहाँ पर, वेरी सिंपल, टेंशन वुड सिंपली बी इक्वल टू टोटल वेट, जो पूरा नीचे है उसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ऊपर जो टेंशन लग रहा है दैट हैज टू बैलेंस द वेट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। तो ये वायर का मास तो नेग्लिजिबल दिया गया है, सो 2 + 1.14 वुड बी 3.14 इंटू जी, सो 31.4 न्यूटन्स, राइट? टोटल मास इज 2 + 1.14, 3.14 kg इंटू जी, जी का वैल्यू 10, तो टेंशन मिल गया। बस फिर इलॉन्गेशन पूछा गया, सो टेंशन शुड बी इक्वल टू अगेन के मतलब YA/L इंटू एक्सटेंशन, सो एक्सटेंशन बन जाएगा TL डिवाइड बाय YA, करेक्ट? टी का वैल्यू 31.4 इंटू लेंथ, कितना दिया, स्टील का लेंथ, कितना दिया स्टील का लेंथ? अच्छा, क्वेश्चन में लिखा गया था कि दिस स्टील लेंथ इज 1.6 मीटर्स, ओके, आई फॉरगॉट टू ड्रॉ इट इन द डायग्राम। तो क्वेश्चन में लिखा गया था कि स्टील का लेंथ इज 1.6 मीटर्स, सो एल का वैल्यू 1.6 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 रेज टू 11 इंटू एरिया। अब एरिया कितना बन जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 0.2 दिया, पाई इंटू, सी द रेडियस इज 0.2 सेंटीमीटर्स, मतलब इट विल बी 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स, करेक्ट? सो पाई आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है? अच्छा, अब 31.4 पाई को मैं 3.14 लिखो तो ये 10 बन जाएगा, ओके? तो 2 इंटू 4 8 है, 10 इंटू 1.6 is 16, 2 इंटू 4 8 इंटू 2, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ऊपर 2 बचा और नीचे का 10⁻11 इंटू 10⁻6, सो 10⁻11 इंटू 10⁻6, सो 2 डिवाइड बाय 10⁵, ठीक है? सो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स, ऑलराइट? तो इस तरीके से ये जो दिया गया है 2 वायर्स ईच ऑफ रेडियस, तो ब्रास का वायर का रेडियस की जरूरत ही नहीं है अपने को, ऑलराइट? दैट वाज जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024, वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरे पास एक वायर है दैट इज गोइंग अराउंड अ पुली, स्मूथ पुली, एंड उस वायर का रेडियस दिया गया था, क्रॉस सेक्शन रेडियस, सो द वायर इज एक्चुअली हैज सम थिन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है? ऐसे पुली के अराउंड जा रहा है वो, ऐसे ब्लॉक्स को अटैच्ड है, तो पर ये कुछ तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, कितना है उसका, वो रेडियस दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स, ठीक है? यंग्स मॉडुलस दिया गया था इस वायर का, दिस इज 2 kg, दिस इज 4 kg,
जी का वैल्यू दिया है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है पूछा गया था इस वायर में। ऑलराइट, तो स्ट्रेन क्या होता है? रिमेंबर स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन वाज स्ट्रेस, यही था ना रिलेशन अपना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट प्रोपोर्शनलिटी इज द यंग्स मॉडुलस। सो स्ट्रेन इज स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। अब स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस का डेफिनेशन था टेंशन बाय एरिया डिवाइडेड बाय वाई, तो मुझे ये चीज निकालना, ठीक है। अब टेंशन कितना है इस वायर में? इस वायर में टेंशन निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज बेसिकली व्हाट वी लर्नड इन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। कैसे करेंगे? इफ आई जस्ट आस्क यू, इफ आई जस्ट गिव यू दिस क्वेश्चन एंड आस्क यू टेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भूल जाओ, ये क्वेश्चन दिया मैंने ऐसा 2 kg 4 kg टेंशन पूछा गया, तो कैसे करोगे? वेरी सिंपल, इसका नीचे कितना फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, ऊपर कुछ टेंशन, इस पे कितना लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर कुछ टेंशन। इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, 4 kg ज्यादा है 2 kg से, तो 2 kg का एक्सेलरेशन ऊपर होगा, दोनों सेम होंगे, तो 4 kg का एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा? नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 40 माइनस टी डिवाइडेड बाय 4। दिस एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड इज आल्सो इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इन द अपवर्ड डायरेक्शन, t minus 20। क्यों t minus 20? बिकॉज t 20 से ज्यादा होगा, बिकॉज 2 kg हैज टू एक्सेलरेट अप, नेट फोर्स बाय मास, ठीक है। वेरी बेसिक थिंग्स दैट वी लर्नड इन न्यूटन्स लॉज चैप्टर। अब बस अपने को सॉल्व करके टेंशन का वैल्यू निकालना है, सिंपल। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई करूंगा, सो 40 माइनस टी इज 2t माइनस 40, सो t बन जाएगा 80/3 न्यूटन्स, ओके। बस अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 80/3 आ गया t में। एरिया का वैल्यू कितना है? पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 16 इंटू 10⁻⁻10, करेक्ट, आर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस दिया गया है 2 इंटू 10⁻11, हो गया। सबसे पहले ये 16 इंटू 5 करूंगा, ठीक है, फिर बन जाएगा मेरे पास 5/3 इंटू 2, नीचे 6 है, 10⁻11 10⁻10 10 बचेगा इंटू पाई, ठीक है। तो 5 8 2 बचेगा, तो ये बन जाएगा 1/12 पाई, सो अल्फा का वैल्यू 12। Alright, so this is a very nice question which involves the concept of Newton's laws where we needed to find the tension। एक बार टेंशन निकल गया, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही बस एक टेंशन निकालना, बाकी तो सब हो जाएगा। टेंशन निकालने के बाद बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा, देख लो। Let's look at a question that came in J 2024। मेरे पास ऐसे 3 ब्लॉक्स है, स्मूथ सरफेस है, एंड ये स्ट्रिंग A, ये स्ट्रिंग B। तो ऑल ब्लॉक्स आर मास 3 kg, क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच वायर हैज एरिया 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, यंग्स मॉडुलस दिया गया है, G दिया गया है, सारे वायर्स के लिए यंग्स मॉडुलस दिया गया है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इन द वायर B ये पूछा गया था इस वायर में। तो सबसे पहले स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, करेक्ट। सो स्ट्रेस क्या होता है? टेंशन बाय एरिया, तो मुझे टेंशन चाहिए। अब इस वायर में मुझे टेंशन चाहिए, मतलब ये पूरा एक वायर है, ये टेंशन चाहिए मुझे, नीचे कितना लग रहा है 30 न्यूटन, ओके। सो ये 3 kg, ये 3 kg, ठीक है। आई कैन क्लब दिस इनटू वन ब्लॉक बिकॉज दे विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, सो आई कैन जस्ट रीड्रॉ द डायग्राम एज 6 kg एंड ये न्यूटन लॉज का क्वेश्चन बन गया ना, एंड दिस इज 3 kg, ठीक है। तो ये जो टेंशन लग रहा है, ये 3 को एक कंबाइन करके यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन A होगा वही 3 kg का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A होगा। सो लेट्स इक्वेट दैट। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा नेट 3 kg में? 30 माइनस टी डिवाइडेड बाय मास करूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इक्वेटेड टू इसका एक्सेलरेशन व्हिच वुड बी t/6, ठीक है। वेरी बेसिक स्टफ फ्रॉम न्यूटन्स लॉज, एंड नाउ वी कैन जस्ट सॉल्व फॉर t। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 60 माइनस 2t शुड बी t, 60 is 3t, t का वैल्यू 20 न्यूटन। अब बस सब्स्टिट्यूट करना है, सो 20 डिवाइड बाय एरिया कितना दिया गया है? 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपने को रिमेंबर वी हैव टू डू एवरीथिंग इन SI यूनिट्स, एंड यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 हो गया, सिंपल है। 5 to 10 बन गया, ऊपर 2,
तो 2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻7 is 10⁻4, ऊपर जाएगा तो 10⁻4. सिंपल. देख लो. Let's look at a question that was actually on the difficult side that came in JEE 2024. देखो क्या बोला गया. A wire of area A, cross section area A, and length 2 meters, sags when 2 kg is attached to its middle. मतलब वो पहले वायर ऐसे था, फिर उसको बीच में 2 kg अटैच किया, तो वायर ऐसे बन गया बिकॉज ऑफ दिस वेट. ठीक है. एंड ये एंगल विद द ओरिजिनल पोजिशन ये था स्ट्रेट लाइन वायर का. तो ये जो एंगल जितना ये ऐसा बेंड हुआ वो दिया गया है 1/100 रेडियंस. तो इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल. ओके. तो एरिया पूछा गया था, यंग्स मॉडुलस दिया गया था. So इसमें it's difficult because we will need to use some approximations that you should know about. So the approximations that are used in this question is कि for small angles sin theta is approximately theta. ये पता होना चाहिए एक चीज. So this is something that you might study. इसका proof or rigorous analysis you will study in maths limits वगैरह में पढ़ते होगे. ठीक है. बट हम याद रखेंगे फिजिक्स के लिए. And 1 plus x raised to n is approximately 1 plus nx for x much lesser than 1. ठीक है. Magnitude of x is much lesser than 1, then 1 plus x raised to n is approximately 1 plus x. And this you study in binomial. This is called binomial approximation. So binomial theorem वाले चैप्टर में मैथ्स में तुम इसका प्रूफ वगैरह पढ़ोगे. बट एनीवे अपने को फिजिक्स के लिए ये याद रखो. ओके. ऑलराइट. तो let's look at this question. तो सबसे पहले तो एरिया पूछा गया है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो पूरा वायर है, ये जो मेरा वायर है, ये मेरा वायर ये है. ठीक है. तो इस वायर में जो ये बेंड हुआ उसमें टेंशन कितना है. तो सबसे पहले आई ट्राई टू कैलकुलेट दैट कि वो टेंशन कितना है. एक बार टेंशन आ गया तो फिर आई कैन स्टार्ट टू अप्लाई हुक्स लॉ. ऑलराइट. सो इक्विलिब्रियम में नीचे कितना लग रहा है 20 न्यूटन्स. तो ये एंगल कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा. सो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट्स कितना बन जाएगा, इसका एफपीडी बना रहा हूं मैं. सो टी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब टी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का शुड बैलेंस आउट 20 न्यूटन्स. करेक्ट. सो टी शुड बी, सो 2 कैंसिल हो गया, टी इंटू साइन थीटा. नाउ बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, 1/100 इज वेरी स्मॉल, sin theta is approximately theta. Even you can even say tan theta is approximately sin theta. Tan theta and sin theta both are approximately equal to theta for small angles. तो अगर sin theta को मैं theta लिख सकता हूँ 1/100 should be 10. टू कट गया. So t का वैल्यू आ जाएगा 1000 न्यूटन्स. ठीक है. अच्छा. So now I can write t by a should be equal to ये मेरा स्ट्रेस बन गया. और लेट मी राइट इट, T इज इक्वल टू के एक्स. राइट. एक्स मतलब डेल्टा एल. तो मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए. सो ए इज टी एल बाय वाई डेल्टा एल. नाउ टी पता है मुझे, एल पता है 2 मीटर्स, डेल्टा वाई पता है दिया गया क्वेश्चन में, डेल्टा एल निकालना. डेल्टा एल में कैसे निकालू. सो डेल्टा एल इज द फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ. तो ओरिजिनल लेंथ कितना है 2 मीटर्स. अब फाइनल लेंथ कितना है, सो दिस इज 1 मीटर. तो ये लेंथ कितना बन जाएगा, this length would be 1 divided by cos theta. करेक्ट. ये बन जाएगा sec theta, ये पूरा लेंथ, because cos theta is equal to 1 by this, right? So this becomes sec theta and this will also become sec theta. So total length would be 2 sec theta. ठीक है. अब 2 sec theta जो मेरा फाइनल लेंथ है माइनस ओरिजिनल लेंथ इज 2. तो दिस इज माय डेल्टा एल. 2 इंटू सेक थीटा माइनस 1. अब साइन, अब थीटा पता है 1/100, तो सेक थीटा में कैसे कैलकुलेट करूं. तो थीटा पता है तो टैन थीटा मिल जाएगा मुझे. टैन थीटा भी यही है. कैन आई राइट सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं. सो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, दिस इज 10⁻². टैन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, तो ये बन जाएगा 10⁻⁴. करेक्ट. So sec theta would be 1 plus 10⁻⁴ raised to half, right? So now this is where our binomial approximation will help us. 1 plus x the whole raised to n is 1 plus nx. X is very small. यहाँ पे x क्या है 10⁻⁴. n का वैल्यू क्या है
हाफ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस हाफ इंटू 10⁻⁻⁴, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। सो दिस विल बिकम sec थीटा इज 1 प्लस हाफ इंटू 10⁻⁻⁴ -1, तो ये 1 कट के फिर 2 कट के डेल्टा एल कितना बन जाएगा 10⁻⁴ meters. Okay, now we'll just substitute. So this was the hard part about this question, and to do it in 3-4 minutes it's a little difficult. देख लो टेंशन का वैल्यू कितना 1000, let me do the calculation here. टेंशन का वैल्यू 1000 मतलब 10⁻3, लेंथ का वैल्यू 2, यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 एंड डेल्टा एल का वैल्यू 10⁻⁴. So 2 कट गया, 10⁻11 इंटू 10⁻⁴, दिस 10⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴, ठीक है। तो ये आंसर मेरा बन जाएगा 1. ओके, तो ये अप्रोक्सीमेशन क्या क्या मैंने किया है वो अच्छे से समझ लेना, देख लो। नाउ अगर रॉड को कंप्रेस भी किया जाए तो द सिचुएशन विल बी द सेम, इट्स जस्ट लाइक कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा है वो जो एक्सटेंशन के लिए पढ़ा है वो कंप्रेशन के लिए भी है. व्हाट आई मीन बाय दैट इज if we push this, if we apply a pushing force, so we will say that a compressive longitudinal stress is generated because of this external pushing force. And कितना हो जाएगा अगर इसका एरिया A है, so this would be equal to F by A, but it will be compressive. अगर तुमने इसको पुल किया तो इन दैट केस वी से टेंसाइल लॉन्जिट्यूडनल बोल दो, टेंसाइल स्ट्रेस इज जनरेटेड. मतलब टेंशन फोर्स वाला एक पुलिंग फोर्स है, तो इंटरनली एक पुलिंग फोर्स जनरेट होगा एंड कंप्रेस करने पे कंप्रेसिव लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कितना F बाय, बट दिस इज ऑल्सो फॉलोज ओम्स लॉ, हुक्स लॉ. This also follows Hooke's law. F by A is Y delta L by L. Compressive also follows Hooke's law, just like spring. Spring को compress किया तो Hooke's law ही follow होता है. तो यहाँ पर जो delta L है, that is the compression in the spring. ठीक है, देख लो. Now जिस तरीके से spring को stretch करने पे, एक spring को अगर तुमने stretch किया तो इसमें potential energy कितना store होता है, half kx². ये तो हमें पता है from the work power energy chapter. Exactly like that, because the rod also obeys Hooke's law, then exactly like this, if you stretch a rod by some delta L, there will be some energy stored in the rod. जैसे spring का जो stretching के कारण energy store हो रहा था, वैसे ही potential energy will also be stored in the rod. कितना होगा? Once again half kx². अब k मतलब क्या है यहाँ पर, ya by l, x मतलब डेल्टा एल. ओके, सो ऐसा ही पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कभी बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलो या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, एग्जैक्टली लाइक स्प्रिंग. तो ये हम याद रखेंगे, मतलब ये एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है, स्प्रिंग की तरह ही है ना. तो हाफ kx² लिखो, फिर k का वैल्यू ya by l जो याद है वो सब्स्टिट्यूट करो. ऑलराइट, वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. Energy density is the energy per unit volume. So energy divided by the volume. अब volume क्या है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A बोल दो और ये लेंथ L बोल दो. So this is area into L. Volume is area into length, correct? So let's just see, because अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ ये चीज यहाँ पर तो we'll get a nice relation. देखो क्या बन रहा है, half ya by L into delta L का स्क्वायर divided by AL. राइट, तो एरिया कट गया, इसको मैं डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा एल बाय एल ऐसे लिख सकता हूं. यहाँ पे डेल्टा एल का स्क्वायर है, नीचे एल स्क्वायर है, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया. क्यों? बिकॉज व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? दैट इज नथिंग बट स्ट्रेन, करेक्ट. बट व्हाट इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन? दैट इज स्ट्रेस. वो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही देखा था कि यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन ही है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. तो ये बन जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन.
सो ये चीज हम एक फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रॉड इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ओके, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2023. An aluminum rod undergoes elastic strain of 0.04%. 0.04% दिया था क्वेश्चन में, ध्यान देना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द रॉड इन SI यूनिट्स इज हाउ मच, एंड यंग्स मॉडुलस दिया गया था। ओके, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन तो दिया गया है 0.04%, स्ट्रेस कैसे निकाले, डायरेक्ट यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रेन को, because I know stress is proportional to strain and the proportionality is the Young's modulus। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन लिखूँ, इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट, बस हो गया। सो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है, 7 इंटू 10⁻10, स्ट्रेन का स्क्वायर, सो स्ट्रेन इज 0.04%, मतलब 0.04/100। ओके, वो ध्यान देना, परसेंट दिया हुआ है, डायरेक्ट 0.04 करके आंसर गलत आ जाएगा, बाय 100 करना है अपने को। सो दिस इज 0.04 मतलब 4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 100 मतलब 4 इंटू 10⁻4, स्क्वायर करूंगा तो 16 इंटू 10⁻8। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन करना है। सो 2 ये 8, 7 इंटू 8 56, ये 10⁻10, ये 10⁻8 मतलब 10⁻2 मतलब 56 हंड्रेड्स, और यूनिट्स क्या आएगा, जूल पर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2020। टू स्टील वायर्स हैविंग द सेम लेंथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग अंडर द सेम लोड। तो मतलब टेंशन सेम है दोनों में, एंड दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम है, बिकॉज दोनों स्टील वायर है। इफ द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज 1:4, रेशियो ऑफ द डायमीटर्स इज हाउ मच। तो सबसे पहले तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी, तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस को तो मैं यंग्स मॉडुलस लिख सकता हूं कि यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, या फिर मैं ऐसा करता हूं, स्ट्रेस को मैं टेंशन बाय एरिया लिखता हूं, क्योंकि टेंशन दोनों में सेम है ना। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ टेंशन। दोनों वायर्स के लिए टेंशन सेम है, बिकॉज सेम लोड है। ऑलराइट, इट्स लाइक अ वायर, मास हैंगिंग फ्रॉम अ वायर, सो टेंशन सेम है दोनों में, बिकॉज मास सेम है। इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन को कहना राइटेड है स्ट्रेस बाय वाई, ये लिख सकता हूं मैं, बिकॉज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी इज वाई। तो स्ट्रेस को मैं टेंशन बाय एरिया लिखता हूं फिर से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ T² बाय 2A² y, करेक्ट। नाउ टेंशन सेम है दोनों सिचुएशन में, यंग्स मॉडुलस भी सेम है, सो एनर्जी डेंसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया, सोचो 1/A², सॉरी। ठीक है, सो एरिया मतलब ये द वायर का जो एरिया है, ये जो डायमीटर है, एरिया इज इटसेल्फ प्रोपोर्शनल टू d², करेक्ट, पाई d²/4 होता है, तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल 1/d⁴, राइट। सो जो वायर्स है, दो वायर है, उनका जो रेशियो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 1/4, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d⁴, सो दिस विल बी d⁴ डिवाइडेड बाय d⁴, मतलब वायर 1 का डायमीटर d1 है, वायर 2 का डायमीटर d2 है, एंड 1/4 इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन वायर 1 टू वायर 2, एंड रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d⁴, तो उधर उल्टा 2/1 आ जाएगा। ठीक है, सो देखो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये 4⁴, सो d2/d1 का स्क्वायर को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ले लिया, एंड देयरफॉर d2/d1 इज 1/√2। सो d1/d2 जिस रेशियो में दिया गया है एनर्जी, उसी रेशियो में डायमीटर्स भी अज्यूम्ड, इट्स अज्यूम्ड मतलब इट्स अंडरस्टूड दैट द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स इज आल्सो 1 वायर 1 इज टू वायर 2, इस रेशियो में पूछा गया। तो d1/d2 कितना बन जाएगा, बन जाएगा √2/1, करेक्ट, इसका ऑपोजिट, सो माय आंसर वुड बी, ऑलराइट। देख लो, तो लेट्स टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एट विच पॉइंट द मटेरियल ब्रेक्स। ठीक है, तो ये यू कैन से इट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट यू कैन हैव, उसके बियॉन्ड मटेरियल विल ब्रेक।
तो it depends on the material. तो कॉपर का अलग ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, स्टील का अलग होगा, एंड सो ऑन. ओके, सो फॉर एग्जांपल किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे पास एक वायर है एंड यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका लेंथ दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस इस वायर के मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस भी दिया गया है, लेट्स से सिग्मा. सो द क्वेश्चन कैन आस्क यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मास. Find the maximum value of this mass so that the rod does not break. Maximum value of mass मतलब क्या होगा? It will be at the breaking stress when it generates breaking stress. So यहाँ पे stress कितना बन जाएगा? इसका cross sectional area A है, so mg by A should be equal to sigma. ये मेरा stress है. Stress should be equal to just maximum के लिए, because maximum stress that this rod can hold is sigma. m का वैल्यू आ जाएगा sigma A divided by g. सिंपल. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. बोला गया a wire of length 0.5 meters and cross sectional area 10 raised to minus 4 meters squared has breaking stress 5 into 10 raised to 8 Newton per meter squared. A block of 10 kg is attached to one end and rotated on a horizontal circle. तो maximum speed of the block कितना होगा? So ऐसे रोटेट किया गया है. वी हैव टू अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज आल्सो हॉरिजॉन्टल. ठीक है, क्योंकि कुछ बोला नहीं गया क्वेश्चन में. सो वी विल अज्यूम दैट द वायर इज आल्सो हॉरिजॉन्टल एंड ये ब्लॉक है मेरा, इसका मास 10 kg है. ठीक है, तो ऐसे रोटेट किया है ना हॉरिजॉन्टल सर्कल. ऑलराइट, सो इसमें टेंशन कितना बन जाएगा? टेंशन वुड बी mv स्क्वायर्ड बाय r. r मतलब ये रेडियस, ये लेंथ ऑफ द वायर, तो उसको मैं l बोलता हूँ. ठीक है, सो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन दिस रॉड will give me the maximum tension in the rod, which will give me the maximum speed, which is what the question is asking. Okay, तो टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया. एरिया कितना दिया गया है? 10 raised to minus 4. तो ये बन जाएगा 5 into 10 raised to 4 न्यूटन्स. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. 5 into 10 raised to 4. मास कितना दिया गया है? 10 kg है ना, कहाँ लिखा है? ये 10 kg. So 10 into v square, which is what I want, and length कितना है? 0.5 meters. Correct? So 0.5 मतलब ये तो 20 बन गया. ठीक है, and so v squared would be 5 by so 5 into 10 power 4 divided by 20. So this will become 2.5 into 10 power 3. मतलब 2500. मतलब स्पीड कितना बन जाएगा? 50. v स्क्वायर था ना, so 50 मीटर पर सेकेंड इज आंसर. ओके, देख लो. नाउ लेट्स कम टू समथिंग कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो. उसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, सो कोई भी मेरे पास मटेरियल है, सपोज एक रॉड है. ठीक है, उसको तुमने कोई फोर्स लगा के पुल किया. सो दीज फोर्सेस विल जनरेट लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, करेक्ट, बिकॉज दीज फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. व्हाट हैपेंस इज द लेंथ पैरेलल टू द सरफेस ऑन विच दीज फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड, वो भी चेंज होता है. वो कैसे चेंज होता है कि सपोज ये लेंथ कुछ स्मॉल एल है, ये कैपिटल एल है, एंड ये सपोज ये स्मॉल एल है. So the fractional change in length is given by it is proportional to the fractional change in the longitudinal length. Longitudinal मतलब along this axis multiplied by what is called as Poisson's ratio. तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है. तो सबसे पहले इस इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन को हम जरा एनालाइज करते हैं. तो मैंने क्या बोला कि तुम जितना ज्यादा पुल करोगे उतना ज्यादा ये चेंज होगा, ये लेंथ. ठीक है, so generally what you expect is that if you pull a wire, the thickness will reduce, पतला हो जाएगा, ऐसा अपने को थोड़ा सा फील आएगा, right? And that is exactly what happens. So delta L by L, capital delta L by L is a fractional change in this length. Small delta L by L is a fractional change in this length, and there is a negative sign here. They are proportional. There is a negative sign here because sigma is positive for a material. तो negative sign मतलब कि delta L
डेल्टा कैपिटल एल इज द चेंज इन दिस लेंथ, तो अगर वो बढ़ गया मतलब डेल्टा एल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा स्मॉल एल विल बी नेगेटिव, विच इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। कि तुमने इस रॉड के लेंथ को, ये मेरा रॉड है ऐसा, उसको तुमने बढ़ा दिया, यू इंक्रीज द लेंथ, द थिकनेस विल रेड्यूस, सो द चेंज इन दिस थिकनेस विल बी नेगेटिव। ओके, सो दैट इज व्हाट द नेगेटिव साइन टेल्स अस। एंड यहां पे लेंथ एल इज द लेंथ perpendicular to this length, and this can be any length. For example, if I ask you कि ये radius कैसे change होगा, so I can directly write the change in radius divided by radius would be negative of sigma times delta L by L. ठीक है, अगर मैं diameter d बोलूं उसका भी change वही दिया जाएगा। ओके, ये observation। Alright, sigma is a constant for a given material, मतलब कॉपर के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा, and so. Alright, suppose I have ऐसे एक cuboid, let's say length A है, let's say length B है, and ये capital L है. So now you stretch this along L, capital L, तो longitudinal stresses generate होंगे. That will change this length also, A and B. A and B are perpendicular to capital L, correct, along the surface. They will change exactly according to this equation. मतलब I can write delta A by A is minus sigma delta L by L. B will also change exactly according to that same equation. ये सब observation है, factually याद रखना अपने को, ठीक है? Alright. तो suppose question में कैसा पूछा जा सकता है? They can ask you the change in volume. कि volume कितना change होगा? इसका volume constant रहेगा क्या? नहीं. It's not necessary that the volume remains a constant when you stretch it. Volume can change because of Poisson's ratio. किस तरीके से चेंज होगा? अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूं, किसी का भी, कोई भी एक चूज कर सकता है, इसका अगर मैं वॉल्यूम लिखूं, सपोज इसका लिखता हूं मैं, वो हो जाएगा A इंटू बी इंटू एल, ठीक है? या तो लेट मी जस्ट डू इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। पहले ये देख लो, इसको मैं इरेज करता हूं, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट कि किस तरीके से वॉल्यूम चेंज होता है, पहले देख लो। सो आई वांट टू कैलकुलेट, ये ऐसे क्यूबॉइड है, ये लेंथ A है, ये B है, एंड ये कैपिटल L है। आई वांट टू चेक कि इसका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा इफ आई स्ट्रेच इट अलोंग कैपिटल L, ठीक है? तो वॉल्यूम कितना लिख सकता हूं मैं? A इंटू बी इंटू एल। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग अ रॉड द चेंजेस आर वेरी स्मॉल, मतलब डेल्टा L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन L, डेल्टा A इज मच मच स्मॉलर देन A। ये सब ऑब्जर्वेशन है, ये अपन अज्यूम करते हैं हमेशा, ठीक है? क्योंकि वी नो कि मतलब जैसे इसको मार्कर को स्ट्रेच कर रहा हूं, कुछ दिख तो नहीं रहा है, स्ट्रेच हो रहा है बट बहुत ही छोटा, ठीक है? Alright, so यहां पर there is a trick in order to calculate the change in volume. There is a trick. क्या करूंगा मैं? I am going to take ln on both sides. जरा देखना, ठीक है? I am going to take ln on both sides. तो ln a b l को मैं ln a plus ln b plus ln l लिख सकता हूं. Then I am going to differentiate. So let's say differentiate both sides by with respect to some unknown z कट जाएगा एंड में, देखना सर, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल ट्रिक और कुछ नहीं। सो d by dz of ln a plus d by dz of ln b plus d by dz of ln l, ठीक है? अब ln v का डेरिवेटिव मैं क्या लिख सकता हूँ? ln का डेरिवेटिव 1 by v इंटू v का डेरिवेटिव dv by dz, करेक्ट? दिस इज चेन रूल। पहले मैंने ln का डेरिवेटिव किया, फिर अंदर जाके v का डेरिवेटिव किया, दिस बेसिक चेन। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 by a ln का डेरिवेटिव इंटू da by dz प्लस 1 by b इंटू db by dz प्लस 1 by l इंटू dl by dz। एंड अब मैं dz कैंसिल करता हूँ। इट्स लाइक अ मैथमेटिकल ट्रिक। कोई तो वेरिएबल z है जो अपने को पता नहीं क्या है, उसके रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया एंड देन काट दिया। ऑलराइट, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गया? dv by v इज इक्वल टू da by a plus db by b plus dl by l. Now what is dv? It is a change in volume. So because the changes are anyway small, I'm going to say कि I'm going to write dv को ही मैं पूरा चेंज बोल दूंगा, da को ही मैं पूरा डेल्टा a बोल दूंगा, ठीक है? That's the approximation कि infinitesimal change को ही मैं actual change अपन बोल रहे हैं because it is anyway quite small. So it's a good approximation. So यहाँ पे क्या बन जाएगा? डेल्टा v by v should be delta a by a plus delta b by b plus delta l by l. And now we know delta a by a and delta b by b. Delta a by a को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस सिग्मा डेल्टा l by l. Similarly delta b by b को भी वही लिख सकता हूँ,
तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एल इंटू 2 दोनों के लिए, प्लस डेल्टा एल बाय एल, and therefore delta v by v would be delta L by L times 1 minus 2 sigma. So it's not, delta v is not 0, it will be 0, the change in volume will be 0, but the volume will be constant when you stretch it only if sigma is equal to half, but for any other value change in volume will be non-zero. Okay, alright, तो इस तरीके से you can calculate the volume change, and this will be valid even for a cylinder. सिलेंडर के लिए भी क्या, यू कैन डू द सेम कैलकुलेशन दैट आई डिड एंड यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट. वो आई लीव इट अप टू यू इफ यू वांट टू डू, बट ये हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड रहेगा. ठीक है, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2025. वेरी नाइस क्वेश्चन. अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स, यंग्स मॉडुलस दिया गया है, स्ट्रेच्ड. ठीक है, जैसे स्टील वायर है, उसको मैं मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, तो उसको इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया है. सपोज ये लेंथ L है. ओके, Poisson's ratio is 0.2, transverse strain is 10 raised to minus 3. So what does transverse strain mean? Longitudinal strain was this. So transverse मतलब perpendicular to longitude. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि suppose इसका diameter r है, so delta r by r is my transverse strain. ठीक है, मतलब समझो, strain मतलब क्या, the change in length divided by length. Delta L by L was longitudinal strain. So delta r by r becomes my transverse strain because transverse मतलब perpendicular to the length, perpendicular to the longitude, and strain मतलब the fractional change. Okay, तो उसका वैल्यू 10 raised to minus 3 दिया गया. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या है, तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है यहाँ तक वो सब कुछ यहाँ पर यूज हो रहा है. So let's take a look. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मतलब उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ये कौन सा स्ट्रेन था, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट. So longitudinal strain कैसे निकालूं, I already know delta r by r is minus sigma delta L by L. तो यहाँ पर we are going to assume कि क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि transverse strain is 10 raised to minus 3. It's understood कि they are giving us the magnitude because stretch किया तो delta L positive होगा, so delta r तो negative होना चाहिए from this equation. Sigma is always positive. So but question में transverse strain 10 raised to minus 3 दिया, मतलब we are going to assume they have given us the magnitude. ओके, सो डेल्टा आर बाय आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 raised to minus 3 विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज तुमने स्ट्रेच किया था वो कम हो. ठीक है, डेल्टा आर बाय आर को मैंने माइनस 10 raised to minus 3 लिखा है. सिग्मा का वैल्यू कितना दिया, 0.2 इंटू डेल्टा एल बाय एल. तो यहाँ से मुझे डेल्टा एल बाय एल निकल जाएगा, विच इज व्हाट आई वांट, स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. तो कितना बन जाएगा, 10 raised to minus 3 डिवाइड बाय 0.2 मतलब 2 इंटू 10 raised to minus 1. करेक्ट. तो यहाँ पर अगर मैं 10 ऊपर लेके जाऊँ तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा. ये 0.2 को मैं 10 raised to minus 1 को ऊपर लेके जाकर 10 by 2 is 5. ठीक है, ये मेरा डेल्टा एल बाय एल हो गया, राइट. अब मुझे स्ट्रेस भी चाहिए. स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, राइट. सो दिस विल बिकम हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस विच इज 2 इंटू 10 पावर 11 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा ना, बिकॉज इसमें भी एक डेल्टा एल बाय एल है और ये खुद डेल्टा एल बाय एल है. सो डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मतलब 25 इंटू 10 पावर माइनस 6. ये 2 कट गया, सिंपल हो गया. 25 इंटू 10 पावर 5. एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बन गया, 25. देख लो. So far we've been dealing with forces that are perpendicular to the surface. मतलब हमने जैसे एक रॉड कंसिडर किया तो उसको फोर्स ऐसे ऐसे कुछ लगा के स्ट्रेच करने की कोशिश की, राइट, या कंप्रेस करने की कोशिश की. They were called longitudinal stress generated inside the rod, longitudinal strain because of the stretching or compression. Now we come to what is known as shear stress. मतलब कि सपोज मेरे पास ऐसे एक ब्लॉक है एंड उसका बेस को मैंने फिक्स कर दिया. ठीक है, पूरे बेस को मैंने फिक्स कर दिया एंड आई अप्लाई अ फोर्स नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट टू द पैरेलल टू द सरफेस. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको घिस रहा हूँ, जो टॉप सरफेस है उसको मैं घिसने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, व्हाट हैपेंस इज द लेयर्स विल स्लाइड.
and let's say the top surface slides by x, ये height h था पहले. So x is very small compared to h. वो हम मानते ही है कि तुमने अगर कोई ऐसा मेटल का बॉक्स लिया है या मेटल ब्लॉक लिया है and you try to slide the top surface, obviously कुछ होगा नहीं, मतलब कुछ दिखेगा नहीं, but actually थोड़ा सा हो रहा है. Okay, you'll have to apply a huge amount of force to actually produce some visible displacement, but it's still happening. So x is very small compared to h, but it's still non-zero. Okay, so this kind of force which generates this, yes, let's say area A है. So this kind of force which is parallel to the surface, that produces what is known as shear stress. So shear का मतलब है, shear stress का मतलब है कि that force generated is parallel to the surface. Perpendicular था वो हमने अभी तक किया था, that was longitudinal stress. यहाँ पे it is shear stress. Okay, and we define shear strain as x by h. ये definition, ठीक है. So it turns out कि this shear stress is proportional to shear strain, and that proportionality is called the shear modulus, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दो नाम है, टू नेम्स, शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. दिस ईटा इज अ ग्रीक अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट्स दिस. सो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल वंस अगेन. ठीक है, जैसे हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस था, दैट वाज डिटरमाइनिंग कि कितना स्ट्रेचिंग पे कितना स्ट्रेस जनरेट होता है. दैट वाज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस से रिलेटेड. यहाँ पे shear is related to the sliding, तुम घिसने की कोशिश करो. ओके, ऑल राइट. हाँ, एक चीज, ये यंग्स मॉड्यूलस को, जैसे इसके दो नाम हैं, वैसे यंग्स मॉड्यूलस को कभी कभार इलास्टिक मॉड्यूलस भी बोलते हैं, जस्ट याद रखना. ठीक है, एनीवे, ये देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Let's look at a JEE 2025 question. A cylindrical rod of length 1 meter and radius 4 centimeters is mounted vertically and subjected to a shear force of 10⁵ newtons at the top. Shear modulus दिया गया है, angular displacement of the rod from the original position. तो let's just draw the diagram. तो मेरे पास एक cylindrical rod है and it is ऐसे mounted vertically बोला गया. तो length दिया गया है, radius दिया गया है and it is subjected to a shear force. तो इस तरीके से force लग रहा है. This shear force is how much? 10⁵ newtons. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, ये ऐसे हो जाएगा, करेक्ट, वी नो दैट. तो पूछा गया है फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन. तो ये पूछा गया. तो ये मेरा x है एंड ये मेरा हाइट है विच इज कितना दिया गया, 1 मीटर. ऑलराइट, तो अगर मुझे x पता चल गया, 1 मीटर पता, तो थीटा का वैल्यू भी निकल जाएगा. So all I have to do is use the fact that I know shear modulus का relation with shear force. So सबसे पहले shear stress कितना हो जाएगा? The shear stress would be 10⁵ newtons force by the area. ये area, तो area कितना बन जाएगा? The area would be pi r squared. So pi into r square मतलब 4 into 10⁻⁻² का squared. 4 सेंटीमीटर मतलब 4 into 10⁻⁻² meters. We are keeping everything in SI units. ठीक है. सो ये देखो क्या बन जाएगा, 10⁵ डिवाइडेड बाय नीचे 16 पाई आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके 10⁹ बन जाएगा. ठीक है. सो shear stress that would be force per unit area. अच्छा, फिर ये जो shear stress है, shear stress should be equal to the shear modulus into shear strain. Correct. Stress is the shear modulus into strain. तो स्ट्रेन कितना बन जाएगा, x by h. h मतलब 1 मीटर. तो यहां से मुझे x का वैल्यू पता चल गया. x का वैल्यू कितना आ गया, 10⁹ by 10⁹ मतलब यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, 1/160 पाई. करेक्ट. नाउ एंगल थीटा, सी आई कैन राइट tan थीटा. इन जनरल मैं बोलता हूँ, अगर इसको हाइट h बोलो, आई कैन राइट tan थीटा एज x by h, राइट. बट जनरली व्हाट हैपेंस इज दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल. x by h इज जनरली वेरी स्मॉल. So in that case, I can approximate tan theta to theta. For small angles, tan theta को theta लिख सकते हो. ठीक है. So जब तुम strain लिख रहे हो, जो shear strain लिख रहे हो x by h, उसको तुम theta भी लिख सकते हो.
because generally x by h is very very small. Okay, so वही थीटा, so इसी को मैं x by 1, मुझे चाहिए थीटा, tan थीटा would be x by h, तो यहाँ पर tan थीटा is approximately theta equal to x by h मतलब x by 1, so it will be 1 by 160. But you can see this is very small compared to 1, right? So इतना radians हो जाएगा. Okay, so my answer would be this. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. A square aluminum slab of side 60 centimeters and thickness 15 centimeters subjected to shear force on its narrow surface of so much, इतना force दिया गया. Lower edge is fixed, displacement of the upper edge is how much, ये पूछा गया. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम अपने को बनाना चाहिए. क्या बोला गया? स्क्वायर स्लैब ऑफ साइड 60 सेंटीमीटर. तो मेरे पास एक स्क्वायर स्लैब है एंड उसका साइड 60 एंड थिकनेस इज 15, मतलब इस तरीके से कुछ है. सो दिस थिकनेस इज 15 एंड दिस इज 60 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ दिस इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स कितना 18 into 10⁴ न्यूटन ऑन इट्स अपर सरफेस, ये अपर सरफेस पर, and lower surface fixed है. तो पूछा गया displacement of the upper edge. So the upper edge will get displaced by let's say x. तो ये height कितना है 60 centimeters, right? So मुझे x का वैल्यू चाहिए. अभी we'll just use the standard formula that we have for the shear modulus, which is shear stress is equal to shear modulus into the strain, correct? So shear stress कितना बन जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. ये एरिया विच इज 15 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर्स. सो 15 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁴. क्यों? क्योंकि मीटर्स में कन्वर्ट कर सब कुछ. सो 1 सेंटीमीटर 10⁻². ठीक है, तो ये मेरा शेयर स्ट्रेस हो जाएगा. नाउ शेयर स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू शेयर मॉड्यूलस 25 इंटू 10⁹ इंटू द स्ट्रेन. स्ट्रेन मतलब x by h, so x डिवाइड बाय 60 सेंटीमीटर मतलब 60 इंटू 10⁻². ठीक है, हो गया. अभी x के लिए कैलकुलेशन करना है, बाकी मतलब कॉन्सेप्ट तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये 60 कट गया, 3 इंटू 6 3 इंटू 5. ओके, सो x का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा. ये ऊपर 6 है, नीचे 5 है, ये 25 आ जाएगा नीचे. 6 डिवाइड बाय 5 इंटू 25. यहाँ पे क्या बचा है? 10⁻² ऊपर रखे 10⁻11 बन जाएगा. एक 10⁻⁴ है, ये 10⁻11 इधर से है. ठीक है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ. 10⁻11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, सही किया ना मैंने. ओके, अब तो बस कैलकुलेशन है. सो 10⁻⁴, 10⁻⁴ ऊपर रख के 10⁻8 बन जाएगा. इन डिवाइड बाय 10⁻11 विल बी 10⁻3. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट हियर. So x का वैल्यू would be 6 divided by 5 into 25 into 10⁻³ meters. पर मुझे क्या चाहिए? माइक्रोमीटर्स में चाहिए. So I'll just multiply it by 10⁻6 माइक्रोमीटर. 1 meter is 10⁻6 माइक्रोमीटर. तो ये 10⁻³ 10⁻6 becomes 1000. अब शुरू करता है 25 into 40 हो जाएगा, 5 into 8 हो जाएगा. तो 6 into 8 is 48 micrometers and that's your answer. ओके, सो डायरेक्ट इसमें बेसिकली कुछ नहीं, डायग्राम एक बार बन गया तो बस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फिर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. देख लो. नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मॉड्यूलस. सो बल्क मॉड्यूलस B से रिप्रेजेंट करते हैं. इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. इसका मतलब क्या? व्हाट डज दिस मीन? कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, if it is subjected to pressure force from all sides, you will expect कि it will compress. Correct? So यहाँ पर ये जो प्रेशर का चेंज है, so जनरली क्या करता है कि कोई ऑब्जेक्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा हुआ है. Now you subject it to extra pressure. Let's say that extra pressure is delta P. So delta P is called my volume stress. Because pressure ultimately क्या है? Force per unit area, right? So delta P is my volume stress. Pressure is also force per unit area. Stress is also force per unit area, but is acting over the entire volume. And delta V by V is called the volume strain. तो यहाँ पर जो delta V है, that is the change in volume, and V is the original volume.
ठीक है, तो द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. सो बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, डेल्टा एल बाय एल था, यहाँ पे वॉल्यूम की बात चल रही है. Okay, now this negative sign, why am I putting a negative sign? Because ultimately, if pressure increases, volume will decrease. So if delta P is positive, delta V will be negative. But अपने को bulk modulus एक positive number define करना है. Okay, so for defining this as a positive number, I am putting a negative sign because I know if delta P is positive, delta V will be negative. So negative negative cut के B will come out to be a positive number, which is what I want. So once again, bulk modulus depends on the material. अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग बल्क मॉड्यूलस होगा. ओके, ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2025. वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर्स व्हेन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ दिस मच इज सो एंड सो मिलीमीटर क्यूब. बल्क मॉड्यूलस दिया गया है. ओके, सो बल्क मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला था, माइनस डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V. ठीक है, सो V is my original volume, delta V is the change in volume, which is what the question is asking. The change in volume is what is meant by volume contraction. ठीक है ना, मुझे डेल्टा V चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस V डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V. करेक्ट. सो डेल्टा V का वैल्यू कितना बन जाएगा, माइनस V डेल्टा P डिवाइड बाय B. राइट, तो अभी बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम वॉज 10 centimeters was the side length. So volume would be, मतलब 10 centimeter is 1 by 10 meter, correct? तो volume would be 10 raised to minus 3 meter क्यूब कर रहा. ठीक है, फिर the pressure delta P is the extra pressure other than atmospheric pressure, extra pressure है. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी है, उससे ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना है 7 × 10⁶ डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस कितना है 1.4 × 10⁻11. तो ये क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब. मुझे चाहिए मिलीमीटर क्यूब. सो 1 मीटर इज 10⁻3 मिलीमीटर्स. राइट, सो यहां पर बन जाएगा 10⁹ मिलीमीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब इज 10⁹ मिलीमीटर क्यूब. ठीक है, बस अभी कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं. तो देखो क्या बन जाएगा, 10 ये 9 + 6 15, 15 - 3 12, 12 - 11 10, ऊपर 7 है, तो 70 डिवाइड बाय 1.4. सही लिख रहा हूँ. सो तो 70 डिवाइड बाय 1.4 मतलब 700/14. सो 14 × 5 50. तो ये 50 मिलीमीटर क्यूब बन जाएगा. द नेगेटिव साइन जस्ट डिनोट्स कि इट इज श्रिंकिंग, मतलब कम हो रहा है वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव, मतलब कम हो रहा है, बट अपने को मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना है. सो द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड इज 50 मिलीमीटर क्यूब. देखिए, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन जहां पर द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया. फ्रैक्शनल कंप्रेशन, मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए. फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऐसा लिखा गया था क्वेश्चन में, फॉर वाटर एट अ डेप्थ 2.5 किलोमीटर बिलो सी लेवल. बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है, G दिया गया है. So what does this question exactly mean? It's मतलब क्वेश्चन में लिखा नहीं जाएगा, but it's understood कि we are trying to compare the water at atmospheric pressure and we are trying to take that water at the depth of 2.5 kilometers below sea level and then we are checking कि कितना compress हुआ compared to the water अगर वो atmospheric level पर होता तो. ठीक है, so height h नीचे प्रेशर कितना होता है, अगर यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P ATM, सो P ATM प्लस ρgh. सो डेल्टा P कितना बन गया, चेंज इन प्रेशर, ρgh एज यू टेक द एज यू गो एट अ हाइट h और डेप्थ h. ठीक है, सो बल्क मॉड्यूलस वुड बी माइनस डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V बाय V. करेक्ट, ये वाटर का ही है, वाटर के खुद के प्रेशर के कारण वो कंप्रेस हो रहा है. इतने जो ऊपर वाटर है उसके प्रेशर के कारण, सराउंडिंग वाटर के प्रेशर के कारण यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर करो वाटर का, तो वो कंप्रेस हो रहा है कंपेयर्ड टू द वाटर एट एटमॉस्फेरिक एट द सरफेस. ठीक है, सो डेल्टा V बाय V क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ही चाहिए मुझे, डेल्टा P बाय V. सो चेंज इन प्रेशर कितना बन गया, ρgh. सो रो मतलब 10⁻3, G मतलब 10, H मतलब कितना दिया है 2.5 किलोमीटर्स. सो 2.5 × 10⁻3 मीटर्स. बल्क मॉड्यूलस से अपने को डिवाइड करना है 2 × 10⁻9.
एंड सब परसेंटेज में दिया तो इंटू 100 भी कर दूंगा, ऑप्शंस में परसेंटेज में दिया, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन करना है, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻7, 10⁻9 सब कट गया, 2.5 डिवाइडेड बाय 2 वुड बी 1.25%। ओके, देख लो ये दो फॉर्मूला मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, B is bulk modulus, Young's modulus, sigma is Poisson's ratio, eta is shear modulus. So these are the relations between the moduli जो हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में, Young's modulus, bulk modulus, shear modulus and Poisson's ratio. इनमें actually एक relation है, they are not completely independent of each other. So these are the two relations that we have to remember for the purpose of JEE Mains. कभी कभार direct JEE Mains एक आध बार question पूछ सकता है based directly on the formula. Okay, इसका derivation अपने syllabus में नहीं है, we won't be bothering spending time doing the derivation, but I would advise कि ये दोनों relation याद रखना, ठीक है। देख लो, alright, एक क्वेश्चन JEE 2023 में आया था based on these formulae। देखो क्या लिखा था, select the correct relation between Poisson's ratio, bulk modulus and shear modulus। ये दिया गया था, इन चार ऑप्शंस में से अपने को select करना है, ठीक है। तो what can we do is that मेरे को ये दो फॉर्मूला तो अपने को याद रखना है, एंड यू कैन क्लियरली सी वी हैव टू एलिमिनेट यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो मेरे पास यंग्स मॉडुलस एलिमिनेट करके y को मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ जो दिया गया है, 2 eta into 1 plus sigma divided by 3 into 1 minus 2 sigma, right? I've just substituted this y here। अब मेरे को सिग्मा के लिए सॉल्व करना है, ऑप्शंस में वैसे दिया गया, तो बस कुछ नहीं, मैनिपुलेशन करना है। सो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बेस, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, okay? And they can ask you like anything, they may eliminate sigma and ask you a relation between b, y and eta, ऐसे कुछ भी तीन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। Anyway, let's just quickly do it। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3b into 1 minus 2 sigma is 2 eta plus 2 eta sigma। so यहाँ पे आ जाएगा 3b minus 2 eta should be equal to 6b sigma plus 2 eta sigma। तो सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा 3b माइनस 2 eta डिवाइड बाय 6b प्लस 2 eta, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए। ओके, कुछ नहीं, मैनिपुलेशन करना है, ये दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है। देखो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर स्टार्ट टू एंड कवर कर लिया है, सारा थियरी, lots and lots of questions, lots and lots of PYQs as always। Now it's your duty कि last 4-5 years के PYQs तुम खुद से try कर लेना, and I'm very confident by the end of this lecture you will be able to solve majority if not all the PYQs, alright? So I will see you next time, let me know how your preparation is going and I will see you at the top।